हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, फूड अडल्ट्रेशन और कुछ फूड लोगोस के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब ट्रेस एलिमेंट्स हमने रिवाइज किया था, जैसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। ठीक है, अब हमें पता है दैट आयरन से कुछ जुड़े सवाल आते हैं। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी प्रेग्नेंट फीमेल को अनीमिया कब कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम है। तो देखो, ये एक गो टू रिवाइज स्लाइड है। ठीक है, जैसे अडल्ट इन मेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 13 ग्राम पर डीएल। ठीक है, अडल्ट फीमेल्स में 12 ग्राम पर डीएल। ओके, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल, उसको अनीमिक कब बोलते हो? ओके, प्रेग्नेंट फीमेल को हम लोग अनीमिक कब बोलेंगे? अनीमिया इन प्रेगनेंसी। ओके, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? जब होता है बिलो 11 ग्राम पर डीएल। ओके, इस पूरे स्लाइड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो अनीमिया इन प्रेगनेंसी कब बोलते हैं? जब हीमोग्लोबिन लेवल कितना है? बिलो 11 ग्राम पर डीएल। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है। चिल्ड्रन अगर 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स है, इनमें कितना होना चाहिए? 11 ग्राम पर डीएल। चिल्ड्रन 6 टू 14 ईयर्स है, 12 ग्राम पर डीएल। फिर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है ये दोनों, कि अर्ली अनीमिया कब बोलते हैं और मार्क्ड अनीमिया कब बोलते हैं? सो अर्ली अनीमिया है जब हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 11 ग्राम पर डीएल है। मार्क्ड अनीमिया है जब हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो 10 ग्राम पर डीएल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी को कैसे इवैल्यूएट करना है, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं। ठीक है, मतलब बनते भी हैं। सबसे पहला देखो, इवैल्यूएशन। ऑलराइट, एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी वो है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए इनफैक्ट बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है, सबसे अच्छा बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है आयरन डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। बट ये न्यूट्रिएंट डिप्लीशन का इनसेंसिटिव इंडेक्स है, इसीलिए कोई और बेहतर इंडेक्स है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन का? बेटर इंडेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, यस, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? सीरम में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन, और अगर वो बिलो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है, इट इंडिकेट्स आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑल राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन कब देखा जाता है? इट्स द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी का सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है सीरम फेरिटिन। या आप इसके साथ और क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हो कि ये सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, ऑल राइट, मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर है। दूसरा एक और चीज बोला जा सकता है, डेफिनेटिव एंड बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर। ठीक है, डेफिनेटिव एंड बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर, डेफिनेटिव एंड बेस्ट, सबसे मतलब करेक्ट और बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर आयरन डेफिशिएंसी का क्या है? डेफिनेटिव एंड बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर भी सीरम फेरिटिन लेवल है। ठीक है, वैल्यू लेस देन 10 इंडिकेट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड आयरन। अब क्या कोई और क्लिनिकल इंडिकेटर पता है आपको? हाँ, तो एक और चीज यूज किया जा सकता है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। ठीक है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन इज ऑल्सो, ये भी एक क्लिनिकल इंडिकेटर ही है। ठीक है, ये भी एक क्लिनिकल इंडिकेटर है। ऑलराइट, बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। न्यूट्रिएंट डिप्लीशन के लिए कोई इंडिकेटर बताओ? सीरम आयरन कॉन्सेंट्रेशन। क्लिनिकल इंडिकेटर्स बताओ आयरन डेफिशिएंसी के लिए? एक सीरम फेरिटिन, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। बट सीरम फेरिटिन इज द मोस्ट सेंसिटिव, डेफिनेटिव एंड बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कि मान लो किसी को नॉर्मल हीमोग्लोबिन रिस्टोर भी हो गया आफ्टर आयरन डेफिशिएंसी, तो भी उसको आयरन प्रेपरेशन देना है फॉर मिनिमम 3 मंथ्स। ठीक है, ये सारे वन लाइनर्स है जो एज पोटेंशियल एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, जैसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या है? ड्राइड पंपकिन सीड्स। फिर है पिस्ताचियो। पुअर मैन्स आयरन सोर्स, पुअर मैन्स आयरन सोर्स क्या है? जैगरी। ठीक है, trace element that cannot be completely supplemented by diet during pregnancy regardless of hemoglobin and socioeconomic status। मतलब regardless pregnancy में क्या hemoglobin है and socioeconomic status क्या है, एक trace element जो पूरी तरह से डाइट से सप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आफ्टर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो भी गया है तो भी आयरन स्टोर्स कब तक रिप्लेनिश करना है, कब तक दे सकते हैं? ओके, आयरन मतलब आयरन को कंज्यूम करना, आयरन स्टोर्स हैव टू बी रिप्लेनिश्ड अप टू 3 मंथ्स। ओके,
All right. Mass prophylaxis considering operational effect. Ferrous sulfate is most suitable. ये हम लोग पहले भी करे थे. Mass prophylaxis of iron deficiency के लिए मतलब हम लोग कौन सा iron tablets देंगे? Ferrous sulfate. High point. In which condition should prophylaxis with iron tablets not be given? हमेशा क्या prophylaxis करना जरूरी है, मतलब करना ही पड़ता है. कुछ situations है जिनमें उसका जरूरी नहीं होता, ठीक है. It should be withheld in cases of acute illness, जैसे किसी को fever है, pneumonia है, diarrhea है, is a known case of thalassemia major, या there is a repeated history of repeated blood transfusion. इन cases में हमें prophylaxis with iron को withheld कर देना चाहिए. तो ये तीनों slide guys MCQ वाले slide है, ठीक है. मतलब कुछ ना कुछ एज वन लाइनर्स और एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ठीक है. तो ये था आयरन. आगे बढ़ो. अब एक और हमारा ट्रेस एलिमेंट है फ्लोरीन, जिस पे काफी सवाल आते हैं, ठीक है. इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस भी है. इसमें पहला पॉइंट देखो, नॉर्मल फ्लोरीन कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, ठीक है. नॉर्मल फ्लोरीन कंटेंट, अगर कोई भी आपसे पूछे कि नॉर्मल फ्लोरीन कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में कितना होता है, ठीक है. सो नॉर्मल फ्लोरीन कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए 0.5 to 0.8 milligram per liter of drinking water. Okay, 0.5 to 0.8 milligram per liter. Now, फ्लोरीन को हम लोग एक और क्या चीज बोलते हैं? फ्लोरीन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड. ओके, क्या बोलते हैं? डबल एज स्वॉर्ड. डबल एज स्वॉर्ड मतलब क्या है कि इसका एक्सेस भी प्रॉब्लमैटिक है और इसका कम भी प्रॉब्लमैटिक है. कैसे? देखो इस इमेज को देखो, ये है डेंटल फ्लोरोसिस. ओके, डेंटल फ्लोरोसिस. डेंटल फ्लोरोसिस में क्या हो जाता है? मॉटलिंग ऑफ अपर इंसाइजर्स ऑफ द टीथ. ओके, मॉटल, ब्राउनी पैचेस आ जाते हैं, ब्राउन पैचेस. ओके, मॉटलिंग, व्हाइट कलर हट के ब्राउन पैचेस आ जाते हैं. मॉटलिंग ऑफ अपर इंसाइजर्स ऑफ द टीथ. ओके, ये है मॉटलिंग ऑफ अपर इंसाइजर्स ऑफ टीथ. ओके, मॉटलिंग ऑफ अपर इंसाइजर्स ऑफ टीथ. अब ये कब होता है? ऐसा नहीं कि फ्लोरीन जब 0.8 से ज्यादा हो गया तो नहीं, मतलब फ्लोरीन जब 1.5 तक टॉलरेट किया जा सकता है, ठीक है. बट जब भी फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन का लेवल मोर देन 1.5 मिलीग्राम हो जाएगा, देन दिस लीड्स टू व्हाट? डेंटल फ्लोरोसिस. ओके, डेंटल फ्लोरोसिस. सो ये फ्लोरीन ज्यादा होने का प्रॉब्लम है. और ये क्या है? डेंटल केरीज. ठीक है, ये क्या है? डेंटल केरीज. डेंटल केरीज मतलब यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो कितना हो गया है? वो हो गया बिलो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. डेंटल केरीज स्कूल हेल्थ में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इन्फेक्शंस है डेंटल केरीज और पेरियोडोंटल डिसीज. अब एक्सेस ऑफ फ्लोरीन और भी तरीके से प्रेजेंट करता है. एक तो डेंटल फ्लोरोसिस हो गया, दूसरा होता है गाइस स्केलेटल फ्लोरोसिस. ठीक है, तो इसमें 1 लिख लो, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, डेंटल फ्लोरोसिस हो गया. एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस. ओके, द सेकंड वन इज स्केलेटल फ्लोरोसिस. अब जब हम लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस की बात करते हैं ना, तो फ्लोरीन का कंटेंट कितना हो गया पानी में? फ्लोरीन का कंटेंट हो गया 3 to 6 मिलीग्राम पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, बट ये जो तीसरा प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये है क्रिपलिंग फ्लोरोसिस. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिपलिंग फ्लोरोसिस, या इसको हम और एक क्या चीज बोल सकते हैं? जेनु वैल गम. गम से मतलब दोनों नीज जुड़ गए. ठीक है, सो इसको एक और चीज बोलोगे नॉकनी. ओके, इसको क्या बोलेंगे? नॉकनी सिंड्रोम. अब इसमें फ्लोरीन का कंटेंट कितना है? इसमें जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो हो गया है मोर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, दिस इज स्केलेटल, दिस इज क्रिपलिंग फ्लोरोसिस. ओके, सो और विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या होता था अगर याद है? बोलेक्स, जेनु वैरम. ठीक है, सो फ्लोरीन एक्सेस, डेंटल फ्लोरोसिस, skeletal fluorosis and crippling fluorosis. अब कोई टेक्निक है टू रिमूव एक्सेस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम वाटर? यस. सो एक टेक्निक है जिसका नाम है नालगोंडा टेक्निक. ओके, क्या नाम है इसका? नालगोंडा टेक्निक. नालगोंडा टेक्निक क्या करता है? ये रिमूव करता है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम वाटर. रिमूव्स एक्सेस ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन पानी से निकालता है. रिमूव्स एक्सेस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम वाटर. इसमें पानी में क्या 3 चीजें ऐड होती हैं? सो इसमें ऐड होती हैं LAB. Okay, the first one is lime. All right, the second one is alum and the third one is bleaching powder. Okay, bleaching powder. ये सब ऐड हो रही हैं फ्लोरीन में. ठीक है, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन को हटाने के लिए पानी में. और इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था नीरी इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर का है नागपुर.
ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर। सो ये है अबाउट फ्लोरोसिस। अगेन इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो, द फ्रंटल एंटीरियर इंसाइजर्स ऑफ अ चाइल्ड हु हैड व्हाइट पैचेस ऑन देम टर्न्ड ब्राउन फॉलोइंग ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन ए, फ्लोरीन, क्लोरीन, राइबोफ्लाविन। सो इट इज फ्लोरीन। ऑल्सो ये हाइल पॉइंट देखो, फ्लोरोसिस कहाँ पे एंडेमिक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब एज वेल एज हरियाणा। ठीक है, सो आयरन, आयरन एंड फ्लोरीन आता है। अब एक और है आयोडीन। आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए भी एक प्रोग्राम है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली फोकस करता है प्रिवेंटिव मेजर्स में। कौन कौन से मेजर्स, जैसे इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, प्रोवाइडिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, प्रोडक्शन लेवल में इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 30 ppm, कंजम्पशन लेवल में मोर देन 15 ppm। ये PYQ है। फिर एक आ जाओ लाइफ सेविंग डॉट्स, ये क्या है, जीवन बंदी। जीवन बंदी जो कॉन्स्टेंटली आयोडीन रिलीज कर रहा है, आयोडीन स्किन पैच। ओके, इसके अलावा प्रेपरेशन ऑफ आयोडीन में फूड फोर्टिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है 2-in-1 सॉल्ट। ये क्या है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट और डबल सॉल्ट। ओके, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट मतलब पर ग्राम ऑफ सॉल्ट में दोनों आयोडीन एंड आयरन है। कितना आयोडीन है, 40 माइक्रोग्राम आयोडीन एंड 1 मिलीग्राम आयरन है पर ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये MCQ है, पहले बहुत आता था ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आयोडाइज्ड ऑयल इंजेक्शन, ये सब एग्जाम्पल है फूड फोर्टिफिकेशन के। ऑयल में जहां पे भी जिन एरियाज में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, वहां आयोडाइज्ड ऑयल इंजेक्शन सप्लाई करो। ठीक है, 1 ml इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड्स 3 to 4 years of supply. Oral iodized oil provides 2 years of supply. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है इंडिकेटर्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। जैसे सबसे पहला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिकेटर, इसका कौन सा इंडिकेटर है, इसका है गोइटर रेट। हम लोग गोइटर रेट को मेजर करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट वेदर द प्रोग्राम इज एक्चुअली इम्पैक्टफुल और नॉट। ओके, सो गोइटर रेट दिस शुड बी लेस देन 5%। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यूरिन में यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन रेट। ओके, यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन रेट, ये है इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर। तीसरा, एनवायरमेंट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है क्या, नहीं। सो एनवायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी इंडिकेटर में हम लोग क्या देखते हैं, नियोनेटल हाइपोथायरॉइडिज्म। ओके, क्या देखते हैं, नियोनेटल हाइपोथायरॉइडिज्म। प्रोसेस या ऑपरेशनल इंडिकेटर में क्या देखते हैं, आयोडीन इन हाउसहोल्ड सॉल्ट लेवल। ओके, आयोडीन इन हाउसहोल्ड सॉल्ट लेवल। ऑलराइट, सो हाउसहोल्ड सॉल्ट में आयोडीन की लेवल, आयोडीन इन हाउसहोल्ड सॉल्ट लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेट्स रिवाइज स्लाइड है गाइस, इसमें कुछ ना कुछ बन सकता है क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिकेटर ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है, एनवायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी इंडिकेटर क्या है, और प्रोसेस एंड ऑपरेशनल इंडिकेटर क्या है। ठीक है, सो हमने क्या क्या देख लिया, आयरन देख लिया, फ्लोरीन देख लिया, आयोडीन देख लिया। ठीक है, एक और हमें आ सकता है एग्जाम में, जिंक। ऑलराइट, अब जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी कैसे प्रेजेंट करती है, एक्रोडर्मेटाइटिस, एक्रोडर्मेटाइटिस। ओके, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। ठीक है, ये क्या है, ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है, इनहेरिटेड डिफेक्ट है। इनहेरिटेड डिफेक्ट मतलब इसमें किस चीज का डिफेक्ट है, दिस इज देयर इज अ डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ जिंक। ऑलराइट, इसमें किसका डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ जिंक। ऑलराइट, डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ जिंक। और इसमें ना बच्चों में आप क्या देखते हो, इन्फ्लेमेटरी रैशेस। क्या देखते हो, इन्फ्लेमेटरी रैशेस। ओके, कैसे रैशेस दिखेंगे, इन्फ्लेमेटरी रैशेस। कहाँ पे दिखेंगे ये इन्फ्लेमेटरी रैशेस, ये आपको दिखेंगे इन्फ्लेमेटरी रैशेस अराउंड द cheeks, okay, around the cheeks, around the mouth, okay, around the anal region. Okay, so inflammatory rashes. Okay, acrodermatitis enteropathica. चलो, सो ये थे ट्रेस एलिमेंट्स। अब आते हैं फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फूड को हमने कुछ ऐड करके खराब कर दिया। ठीक है, वी ऑल्टर्ड द क्वालिटी ऑफ द फूड। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें रिवाइज क्या क्या करना है, जिसपे सवाल बनते ही बनते हैं, न्यूरोलेथायरिज्म एक। ठीक है, दूसरा एपिडेमिक ड्रॉप्सी। ओके, दूसरा है एपिडेमिक ड्रॉप्सी। ऑलराइट,
तीसरा क्या है, तीसरा है एंडेमिक एसाइटिस, ओके, एंडेमिक एसाइटिस, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ओके, एफ्लाटॉक्सिकोसिस। और फिर क्या देखेंगे, अगोटिज्म, ओके, अगोटिज्म। सो ये सारे फूड अडल्ट्रेशंस हैं, ठीक है। अब पहला वाला में आओ, मतलब एक टेबल पे आओ, इस टेबल पे इट्स लाइक योर गो टू टेबल, ओके। अगेन ये एक लेट्स रिवाइज टेबल है। अब देखो हमें देखना है कि अडल्ट्रेंट क्या है, फूड आइटम क्या है, टॉक्सिन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स और कैसे मैनेज करना है। सो पहला हो न्यूरोलैथायरिज्म। न्यूरोलैथायरिज्म में जो हमारा अडल्ट्रेंट होता है वो होता है खेसरी दाल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैथेरस सैटाइवस। अब इस लैथेरस सैटाइवस में टॉक्सिन क्या है, बोआ, बीटा ऑक्सैलाइल अमाइनो एलेनिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जब कंजम्पशन ऑफ खेसरी दाल होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिन बोआ की वजह से बहुत जगह ये खेसरी दाल स्टेपल फूड था, क्योंकि ये इट्स चीप टू ग्रो, आसानी से ग्रो हो जाता है, पैसे भी उतने नहीं लगते, तो ये बहुत जगह का स्टेपल डाइट था। बट इसमें ये जो टॉक्सिन था बोआ, इसकी वजह से क्या होता है, स्पास्टिक, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। सो ये अक्यूट ऑनसेट है या ग्रेजुअल ऑनसेट है, ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे होता है, ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस। किसका हो रहा है, लोअर लिम्ब, एक्यूट पैरालिसिस नहीं है, ठीक है, आई मीन फ्लैसिड पैरालिसिस नहीं है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। फिर क्या होता है, नी जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, एक लेटेंट स्टेज हो सकता है या नो स्टिक स्टेज, फिर 1 स्टिक स्टेज, 2 स्टिक स्टेज एंड फाइनली क्रॉलिंग। इसको कैसे मैनेज किया गया था, गवर्नमेंट ने क्रॉप को बैन कर दिया, या पॉर बॉइलिंग। फिर एक विटामिन जो टॉक्सिन के इफेक्ट को फाइट कर सकता है, ओके, रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन, विटामिन सी, ठीक है। बट क्रॉप तो बैन हो गया, फिर भी कुछ केसेस ऑफ न्यूरोलैथायरिज्म दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो खेसरी दाल है वो किसको रिजेंबल करता है, अरहर दाल, ठीक है, अरहर दाल, अरहर दाल इज द सांबर दाल। तो लोग क्या कर रहे हैं, इलीगली खेसरी दाल को ग्रो कर रहे हैं और उसको मिक्स कर दे रहे हैं विद अरहर दाल, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखो कि ऑस्टियोलैथायरिज्म, बोनी लैथायरिज्म होता है। ऑस्टियोलैथायरिज्म ह्यूमंस में रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है, ऑस्टियोलैथायरिज्म इज नॉट रिपोर्टेड इन ह्यूमंस, ठीक है, नॉट रिपोर्टेड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ऑस्टियोलैथायरिज्म रिपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला है न्यूरोलैथायरिज्म। दूसरा आ जाओ एपिडेमिक ड्रॉपसी, ठीक है, दूसरा आ जाओ एपिडेमिक ड्रॉपसी। अब एपिडेमिक ड्रॉपसी में हमारा फूड आइटम कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल। इसको किससे मिक्स कर रहे हैं, विद आर्जमोन ऑयल। सो अडल्ट्रेंट क्या है, आर्जमोन ऑयल। इसमें टॉक्सिन क्या है, सैंग्विनरीन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सडन नॉन इन्फ्लेमेटरी पिटिकिटिमा, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी, ये बज़वर्ड है, नॉन इन्फ्लेमेटरी, डायरिया, डिस्निया, ग्लोकोमा, कार्डियक फेलियर, और बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्जमोन ऑयल का कंटामिनेशन चेक करते हैं, तो उसके लिए एक नाइट्रिक एसिड टेस्ट हो सकता है, ऑलराइट, और एक हो सकता है क्रोमैटोग्राफी टेस्ट। तो क्रोमैटोग्राफी टेस्ट सबसे सेंसिटिव टेस्ट है टू चेक फॉर आर्जमोन ऑयल कंटामिनेशन, ठीक है, ये है एपिडेमिक ड्रॉपसी। तीसरा आ जाओ, एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक एसाइटिस। इसमें क्या होता है, फूड क्रॉप जो है वो है मिलेट्स, उसके बगल में एक वीड ग्रो करता है, क्रोटोलेरिया या झुनझुनिया, बोलते सीड्स है बट वो है वीड। इसमें एक टॉक्सिन होता है पायरोलिजिडीन, ठीक है, इसकी वजह से लिवर इन्वॉल्वमेंट, इवन जीआई कंप्लेंट्स हो जाते हैं। सो इसको कैसे मैनेज करना है, अब क्योंकि ये वीड्स है, वी कैन रिमूव द वीड्स, सो डीवीडिंग ऑफ झुनझुनिया, फिल्ट्रेशन, एंड देयर इज वन टेक्निक नोन एज सीविंग, ठीक है, ये है एंडेमिक एसाइटिस। फिर आ जाओ आगे, अब हमारे कुछ फूड क्रॉप्स है, ठीक है, या फूड आइटम्स हैं। कौन कौन से फूड आइटम्स है जो एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, ग्राउंडनट, सीरियल, मेज। इसको कुछ ऑर्गेनिज्म इन्फेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, कोई ऑर्गेनिज्म, वो है एक फंगस, स्टोरेज फंगस, क्या नाम है उसका, एस्परजिलस फ्लेवस। वो क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस। इसकी वजह से फिर हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फाइंडिंग्स, ओके, जीआई फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट को रखना है बिलो 10%, प्रॉपर स्टोरेज, इंप्रूव वेंटिलेशन, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज करने की जरूरत है, वेंटिलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, और मॉइस्चर कंटेंट को बिलो 10%, क्योंकि ये एज अ एमसीक्यू बन के प्रिवेंटिव मेजर्स पूछ सकते हैं। फिर फूड आइटम्स है सोरगम, राई, बाजरा,
इनको कौन खाता है? इनको खाता है एक फील्ड फंगस क्लैविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, जो रिलीज करता है अर्गोट अल्कोलॉइड्स, उसकी वजह से क्या हो जाता है? अर्गोटिज्म। GI complaints, diarrhea. Float it in 20% salt solution. ठीक है, so this again is a go-to table for food adulteration. इसको रिवाइज कर लोगे, your work will be done. Now कुछ images देखो जो इस टेबल से आ सकती हैं. ये है खेसरी दाल, ओके, ये क्या है? खेसरी दाल या Lathyrus sativus, ओके, ये हो गया न्यूरोलैथायरिज्म. कैसे पता चल रहा है कि ये न्यूरोलैथायरिज्म का इमेज है? इसमें देखो, इसको 2 stick stage, ओके, he is walking using दो, मतलब वॉक कर रहा है 2 stick लेके, so ये 2 stick stage है. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट. ये कौन सा फ्लावर है? ये एक्चुअली आर्जिमोन मैक्सिकाना फ्लावर है. ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना फ्लावर कहते हैं इसको फ्लावर है, बट ये है वीड, ओके. इससे आर्जिमोन मैक्सिकाना फ्लावर से निकलता है आर्जिमोन ऑयल. इसमें क्या था? टॉक्सिन. इसमें टॉक्सिन था सैंग्विनरी. ठीक है, इसकी वजह से देखो एडिमा होता है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है? नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा, ओके, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो जाता है, ओके, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा. चलो, ये है एंडेमिक एसाइटिस. एंडेमिक एसाइटिस कैसे? ये बेसिकली है क्रोटोलेरिया या झुनझुनिया सीड्स, ओके. अब ये बोल हम इसको क्रोटोलेरिया या झुनझुनिया सीड्स रहे हैं, बट ये है वीट, अगेन ये मिलेट्स को इन्फेस्ट कर देता है. ठीक है, एंड दिस लीड्स टू एंडेमिक एसाइटिस. ये है फोटो अगोटिज्म का, ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ अगोटिज्म यू कैन सी ओवर हियर. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लुक एट अ क्वेश्चन. अ पेशेंट आफ्टर कंज्यूमिंग एन एलिजिडली अडल्टरेटेड फूड डेवलप बायलैटरल स्वेलिंग ऑफ लेग्स, डायरिया, ग्लोकोमा, कार्डियक फेलियर. द टॉक्सिन मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, बायलैटरल स्वेलिंग ऑफ लेग्स मतलब नॉन बायलैटरल स्वेलिंग ऑफ लेग्स मतलब एडिमा की बात हो रही है. ठीक है, और इसमें कौन सा टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होगा? सो बेसिकली ये किस चीज का प्रेजेंटेशन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एपिडेमिक ड्रॉप्सी, कॉन्टैमिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद आर्जिमोन ऑयल. उसमें होता है सैंग्विनरी, जिसकी वजह से हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. अ पॉपुलेशन जिसमें स्टेपल डाइट इज Lathyrus sativus. ठीक है, टू प्रिवेंट एपिडेमिक ऑफ लैथरिज्म ऑल मस्ट बी डन एट पब्लिक हेल्थ लेवल एक्सेप्ट टॉक्सिन रिमूवल. बोला था करना है. विटामिन सी, हाँ, विटामिन सी कैन रिमूव द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन. क्रॉप बैन तो किया था. DEC, DEC क्या है? DEC इज अ पार्ट ऑफ, इट्स वन ऑफ द ड्रग्स विच इज यूज्ड इन, किसमें यूज होता है? ये एक ड्रग है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइलेरियासिस. ठीक है, इसमें DEC भी यूज हो सकता है, एल्बेंडाजोल एंड आइवोमेक्टिन, जो कि ट्रीटमेंट में भी यूज होता है. ठीक है, सो ये हो गया कुछ फूड अडल्ट्रेशन से जुड़े सवाल. ये गो टू टेबल, इसको कर लेके तो काफी कुछ तुम्हारे एग्जाम में हो जाएगा. मतलब इट्स रिवीजन के लिए टेबल बहुत जरूरी है. चलो, अब आ जाओ न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में. सो पहला जो पढ़ेंगे ICDS, इससे जुड़े सारे सवाल जरूरी है. राइट फ्रॉम द लोगो. ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट. एस से क्या होता है? सर्विसेज. इसको क्या बोल सकते हैं? स्कीम. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम. पहला सवाल, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? क्योंकि ना इसका मिनिस्ट्री अलग है. मोस्टली सारे इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है. ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, उसके अंदर है. दूसरा, इसे जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अब इसमें बहुत ही जरूरी पूछते हैं कि कौन बेनिफिशियरीज है और इसमें क्या क्या सर्विसेज मिल रहे हैं. ठीक है, सो बेनिफिशियरीज में आ जाओ. 0 to 6 years old, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल, वो भी जाके सर्विसेज अंडर ICDS अवेल कर सकती हैं. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स, ओके, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स. फिर कौन है? फिर इसका कुछ स्टेट्स में गाइस अडोलेसेंट गर्ल्स भी होती हैं, ओके, अडोलेसेंट गर्ल्स. तो एक चीज याद रखना, जब अडोलेसेंट गर्ल्स सर्विसेज अवेल कर रही हैं अंडर ICDS, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किशोरी शक्ति योजना. ठीक है, क्या बोलते हैं? अडोलेसेंट गर्ल्स जब कर रही हैं, किशोरी शक्ति योजना. ठीक है, दैट इज फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स. फिर एक हो गया रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स. कुछ स्टेट्स में रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स भी बेनिफिशियरी हैं ऑफ ICDS स्कीम. ऑलराइट, अब इनको सर्विसेज क्या मिल रही हैं? सो मोर इंपॉर्टेंट है ये 6 सर्विसेज. जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन. ये नहीं कि घर में खाना नहीं खाएंगे और ICDS सेंटर में आके बैठ जाएंगे, नहीं. दिस इज एडिशनल कैलोरी सप्लीमेंट, ओके. अभी देखेंगे वो कितना प्रोवाइड होता है. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन हो गया, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, नॉट फॉर्मल, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन. बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है. इम्यूनाइजेशन बच्चों का, प्रेग्नेंट फीमेल
फीमेल, रेफरल सर्विसेज भी है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये पूछ सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन अ पार्ट, यस, मदर्स को एजुकेट भी किया जा रहा है कि बच्चों के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि आईसीडीएस सेंटर्स में ही हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह यूजिंग अ ग्रोथ चार्ट, ठीक है, तो मदर्स को भी साथ साथ एजुकेट किया जाता है। अडोलेसेंट्स है इसमें, अगर अडोलेसेंट गर्ल तो अडोलेसेंट हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात होती है, ठीक है। बेनिफिट्स, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आईसीडीएस सेंटर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स होती हैं, बट एक आईसीडीएस प्रोजेक्ट जो होता है ना, एक आईसीडीएस प्रोजेक्ट ये रन करता है गाइस एक ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल पे, एक ब्लॉक में कम से कम 1 लाख पॉपुलेशन होता है। अब इस आईसीडीएस प्रोजेक्ट को हेड कौन करता है? सीडीपीओ। क्या नाम है इसका? सीडीपीओ। सीडीपीओ मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, या इसको बोला जा सकता है चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है। अब एक सीडीपीओ के अंदर आती हैं 4 मुख्य सेविका, मतलब वो 4 मुख्य सेविका को सुपरवाइज करता है, ठीक है, और एक मुख्य सेविका, ऑलराइट, एक मुख्य सेविका सुपरवाइज कर सकती है 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स को, AWW आंगनवाड़ी वर्कर्स। दैट मीन्स एक सीडीपीओ के अंदर कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइज हो रहे हैं? 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। और एक आईसीडीएस ये जो एक स्कीम है ये रन करता है एक आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है। आईसीडीएस स्कीम्स दे आर रनिंग अंडर, लाइक पूरा एक प्रोजेक्ट है, बट आंगनवाड़ी सेंटर्स में मेन आईसीडीएस रन कर रहा है, ठीक है। सो 1 आंगनवाड़ी सेंटर या 1 आंगन, और उनमें मुख्य जो हेल्थ वर्कर है वो आंगनवाड़ी वर्कर, तो एक आंगनवाड़ी सेंटर या एक आंगनवाड़ी वर्कर कितने पॉपुलेशन के लिए है? 400 to 800 पॉपुलेशन। किस एरिया में? 400 to 800 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज, ठीक है, प्लेन एरियाज। और हिली एरियाज में 1 आंगनवाड़ी सेंटर कितनों के लिए है? 300 to 800 पॉपुलेशन। कहाँ पे? 300 to 800 पॉपुलेशन इन हिली एरियाज, ठीक है, हिली एरियाज, ओके। अब क्या होता है? मिनी आंगनवाड़ी 150 to 300 पॉपुलेशन। ये सब पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, मतलब आ ही सकता है। कभी कभी बहुत सारी जगह आंगनवाड़ी सेंटर नहीं होता, तो एक आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जा सकता है ऑन डिमांड, ठीक है, जहां पे भी सेटलमेंट के 40 चिल्ड्रन है अंडर 6 years ऑफ एज, वहां भी आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है। आंगनवाड़ी ऑन डिमांड कैन बी सेटअप, मतलब कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम उस सेटलमेंट में 40 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईसीडीएस प्रोजेक्ट में जैसे हमने बोला सप्लीमेंट्री डाइट दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल, कैलोरी एंड प्रोटीन, तो कितना देना चाहिए? प्री रिवाइज्ड को भूल जाओ, ठीक है। रिवाइज में देखो, अब चिल्ड्रन 6 to 72 मंथ्स, हमने बोला ना 6 years तक बच्चे हैं, पहले 6 months में तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैलोरी की यहाँ पे बात ही नहीं है, वो जो भी है वो ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है। तो यहाँ पे कितनी कैलोरी 6 to 72 months, मतलब 6 साल तक, 6 months to 72 months या 6 years, 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी कैलोरी एंड 12 to 15 ग्राम प्रोटीन। बट अगर बच्चा सैम चाइल्ड है तो 500 से तो काम चलेगा नहीं, तो 800 किलो कैलोरीज एनर्जी, ऑलराइट, एंड 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन। व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स? इनको एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कितना मिल रहा है? 600 मिल रहा है, 18 to 20 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। अब देखो गड़बड़ नहीं करना है, मतलब अगर हमने पढ़ा था NIN बोलता है एवरेज प्लस 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा इन ऑल ट्राइमेस्टर्स, बट अगर क्वेश्चन आ गया आईसीडीएस, तो आईसीडीएस में कितना एक्स्ट्रा है? प्लस 600, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। सो ये हो गया न्यूट्रिशनल नॉर्म्स। अब आईसीडीएस में राइट फ्रॉम द लोगो, मिनिस्ट्री, बेनिफिशियरीज, बेनिफिट्स, ओके, प्लस ये न्यूट्रिशनल नॉर्म्स, आंगनवाड़ी सेंटर, ये सब जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले पढ़ लिया न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम। फिर आ जाओ एक प्रोग्राम जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इसमें 2 आते हैं गाइस, एक है हमारा पोषण अभियान, ठीक है, एक प्रोग्राम क्या नाम है उसका? पोषण अभियान, ठीक है, एक है पोषण अभियान, दूसरा है पीएम पोषण शक्ति। क्या नाम है? पीएम पोषण, एक्चुअली पीएम पोषण स्कीम बोलो, ठीक है, पीएम पोषण स्कीम। अब पोषण अभियान जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये भी मिनिस्ट्री पूछते हैं क्योंकि ये दूसरी मिनिस्ट्री है। मोस्टली मैंने बताया ना सारे इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, बट अब जैसे आईसीडीएस एंड पोषण अभियान ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके।
चलो, अब हो गया पीएम पोषण स्कीम। ये पहले क्या था? ये पहले था अर्लियर इट वाज मिड डे मील। तो अभी देखेंगे इसमें क्या चेंज आया है। अर्लियर इट वाज मिड डे मील। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलो, अब इंडिविजुअली इनके बारे में कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सो पहला है पीएम पोषण। आइडली यू विल कॉल इट एज पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था अर्लियर, ये था हमारा मिड डे मील। ठीक है, अर्लियर ये था हमारा मिड डे मील। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या था स्कीम को लॉन्च करने का? प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। ठीक है, क्योंकि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं वो सोचेंगे कि चलो बच्चों को यहाँ पे एक टाइम का खाना तो मिलेगा। ठीक है, सो वो स्कूल भेजेंगे। प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। ठीक है, अब मिड डे मील जो कि अब पीएम पोषण स्कीम है, ये कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है? 1/3 कैलोरी। ओके, इट शुड प्रोवाइड, द मील प्रोवाइड करना चाहिए 1/3 कैलोरी एंड हाफ प्रोटीन। ठीक है, हाफ प्रोटीन। अब देखो, इसका नाम बदला तो मतलब कुछ तो बदला है। सो अब इसमें बेनिफिशियरीज कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे बेनिफिशियरीज, तो एक है बाल वाटिकास। बाल वाटिकास इज द एडिशनल गाइस। बाल वाटिकास मतलब बिफोर क्लास 1 स्टूडेंट। पहले क्या होता था मिड डे मील में? क्लास 1 टू क्लास 8, मतलब अप टू 14 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। बट क्लास 1 के पहले के बच्चों को हम लोग नहीं ले रहे थे। अब ये एडिशन है, बिफोर क्लास 1 के बच्चों को भी लिया जा रहा है। ठीक है, और हो गया प्राइमरी। ठीक है, पहला हो गया बाल वाटिका, दूसरा हो गया प्राइमरी क्लास स्टूडेंट, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स। ठीक है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मेरा क्लास 1 टू क्लास 8, बेसिकली अप टू 14 ईयर्स। ओके, बेसिकली अप टू 14 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरीज ऐड क्या हुआ है? बिफोर क्लास 1 स्टूडेंट। ओके, दैट हैज बीन एडेड। ऑलराइट, चलो, अब इसमें की पॉइंट्स क्या है? अब जैसे आईसीडीएस था, एक्स्ट्रा कैलोरी प्रोटीन दे रहा है, वैसे यहाँ प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन को 450 किलो कैलोरीज एनर्जी एंड 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड होगा। ये आप जस्ट एक बार नजर मार सकते हो। अपर प्राइमरी को 700 किलो कैलोरीज एनर्जी, 20 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलेगा। ये एक्स्ट्रा है गाइस, ये नहीं कि बच्चों को घर में खाना नहीं खिलाएंगे। ये एक्स्ट्रा डाइटरी या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो उनको स्कूल्स में मिलेंगे। एवरी चाइल्ड इन एवरी प्लेस इन गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल्स विद अ प्रिपेयर्ड मिड डे मील विद अ मिनिमम कंटेंट ऑफ 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे ऑफ स्कूल। मिनिमम उनको 200 डेज के लिए मिलना चाहिए। और कहने की बात ये भी है कि गाइस, जहां पे भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज होता है ना, वहां जब स्कूल बंद भी होता है तो भी मिड डे मील प्रोवाइड होगा। अब ऑफ कोर्स उसका नाम है पीएम पोषण स्कीम। ऑलराइट, चलो, जैसे मैंने बोला, कभी कभी ये एक INICET टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे में फूड ग्रुप्स होते हैं ना, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। सो सीरियल्स प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स को कितना प्रोवाइड होना चाहिए? 100 ग्राम सीरियल्स एंड 150 ग्राम्स फॉर अपर प्राइमरी। ठीक है, pulses 20 ग्राम फॉर प्राइमरी, अपर प्राइमरी 30 ग्राम्स, वेजिटेबल्स 50 to 75 ग्राम्स। ओके, प्राइमरी के लिए 50, अपर प्राइमरी के लिए 75। फैट्स एंड ऑयल अगेन 5 to 7.5 ग्राम्स। ठीक है, प्राइमरी के लिए 5 ग्राम फैट एंड 7.5 ग्राम अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट मिड डे मील। नाउ व्हिच इज पीएम पोषण स्कीम। अब ये देखो, अपडेट जैसे मैंने बोला, बाल वाटिका बिफोर क्लास 1 स्टूडेंट्स एंड नाउ बाल वाटिका क्लास 1 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स स्कीम का पार्ट है। ठीक है, meal provided in midday meal should supply every day, so we know 1/3 of energy and half of protein. Midday meal program comes under Ministry of Education. पहले ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, उसको मत मार्क करना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, फिर जैसे हमने बोला पीएम पोषण शक्ति निर्माण, इसमें एक तुम्हारा हो गया पीएम पोषण स्कीम मिड डे मील, दूसरा है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या होता है? पीएम प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। अब गाइस देखो, नरिशमेंट जब बात करते हैं तो राइट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज मिलना चाहिए, मतलब थ्रू आउट लाइफ, इसीलिए इसका लोगो एक ट्री है। और इसका दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल
नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब जो ये पोषण अभियान है ना, ये भी लॉन्च हुआ था 2018 में, 2022 तक था, बट अब ये चले आ रहा है। ओके, इट्स लाइक कंटिन्यूइंग। ओके, पोषण अभियान साथ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण अभियान उसके अंदर है। ठीक है, तो दो प्रोग्राम्स आपने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ICDS एंड पोषण अभियान। अब पोषण अभियान में क्या होता है? तो पोषण अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग, अंडरवेट, लो बर्थ वेट, अनीमिया कम करने की। तो देखो, प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 years, क्योंकि स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज, बाय 6%, एक्चुअली 2% पॉइंट पर ईयर। पहले मैंने बोला ना 2018 से 2022 तक था, तो टारगेट था 6%, बट अब ये प्रोग्राम इज कंटिन्यूइंग, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वन। ईच ईयर हम लोग कितना कम करने का कोशिश कर रहे हैं? 2% पॉइंट एवरी ईयर। ठीक है, फिर रिड्यूस अंडरवेट एंड अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, एंड अंडरवेट, लो वेट फॉर एज, तो ये भी 2% पॉइंट पर ईयर। लो बर्थ वेट कितना? बाय 2% पॉइंट पर ईयर। साथ ही साथ एक और चीज है, अनीमिया। अनीमिया किस किस एज ग्रुप में? ऑफ कोर्स 6 to 59 मंथ्स, नॉट इन द फर्स्ट 6 months, बिकॉज मदर मिल्क से, ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है आयरन। ठीक है, सो 6 to 59 मंथ्स एंड रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग गर्ल एंड वुमेन एजेड 15 to 49 ईयर्स, मतलब 6 to 59 मंथ्स तक के बच्चे। ठीक है, एंड 15 to 49 ईयर ओल्ड फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव एज, 3%। अनीमिया के लिए कितना पॉइंट? 3% पॉइंट एवरी ईयर। ठीक है, सो ये याद रखना, अनीमिया पर से वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस 3% पॉइंट, बट द अदर्स जैसे स्टंटिंग, लो बर्थ वेट, अंडरवेट, ये सब कितना है? 2% पॉइंट एवरी ईयर। ठीक है, अब इसी अनीमिया के लिए गाइस कौन सा स्कीम है? अनीमिया मुक्त भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनीमिया मुक्त भारत इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिफाइड नेशनल INIP, इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये है इसका लोगो, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? 6x6x6 स्ट्रैटेजी। 6 क्या है? बेनिफिशियरीज, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। ठीक है, यहाँ पे 6 बेनिफिशियरीज, 6 इंटरवेंशन, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। और अनीमिया मुक्त भारत पर से किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब सबसे पहले आ जाओ 6 इंटरवेंशंस क्या क्या हैं। ये एक एक्सपेक्टेड MCQ है, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या एड्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स। दूसरा, डीवर्मिंग किया जाता है अनीमिया मुक्त भारत में, बिल्कुल किया जाता है। तीसरा, हेल्थ एजुकेशन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, डिलेड कॉर्ड कैंपिंग। चौथा, टेस्टिंग ऑफ अनीमिया एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, मतलब जहां पे अनीमिया टेस्ट होगा वहां ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। फिफ्थ, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड, आयरन फॉलिक एसिड रिच फूड्स प्रोवाइड हो रहे हैं। एंड ऑल्सो हम लोग क्या एड्रेस कर रहे हैं? नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक एरियाज, जैसे मलेरिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गया, फ्लोरोसिस हो गया। सो हम लोग ये सब भी एड्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा ऑल आर इंटरवेंशंस एक्सेप्ट, सो मतलब ये 6 इंटरवेंशन पे ध्यान देना है। अब आ जाओ प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ओके, इसको कितना प्रोवाइड करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या देखने वाले? कितना आयरन और कितना फॉलिक एसिड। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कितना कितना प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ बना लो आयरन, यहाँ बना लो फॉलिक एसिड, यहाँ पे बना लेते हैं स्केड्यूल। ओके, कब देना है, और यहाँ पे बना लो चिल्ड्रन 6 to 59 months, 5 to 9 years, 10 to 19 years adolescents हैं ये। ठीक है, 10 to 19 year adolescent, reproductive age females, और एक हो गया प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स। ठीक है, अब 6 to 59 मंथ्स को
कितना आयरन और फॉलिक एसिड? 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ठीक है, अब इनको कैसे दोगे? सिरप के फॉर्म में दोगे, और ये हम लोग कैसे देंगे? बाई वीकली, वीक में 2 बार। ओके, बाई वीकली, ऑल राइट, बाई वीकली। फिर आ जाओ 5 to 9 ईयर्स। ओके, फिर आ जाओ 5 to 9 ईयर्स। यहाँ पे 4 and 4 मतलब 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ये कैसे देते हैं गाइस? पिंक कलर का टैबलेट्स है, और ये कैसे दोगे? वीकली। ओके, फिर आ जाओ 10 to 19 ईयर एडोलेसेंस। अब देखो मैं इसको ब्लू कलर से लिखूंगी। ठीक है, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ठीक है, ये कैसे देते हैं? ब्लू टैब्स, और ये भी दिया जाता है वीकली। तो एक चीज है, आयरन की नीली गोली, अगर आपको दिखा आयरन की नीली गोली, वो किसके लिए है? आयरन की नीली गोली, आयरन की नीली गोली किसके लिए? एडोलेसेंस के लिए। और ये किस, इसका एक और टर्म है गाइस, विफ्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, उसके थ्रू ये प्रोवाइड होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स अगेन 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 20 to 49 ईयर्स को प्रोग्राम दे रहा है। ठीक है, और ये हो गया अगेन रेड टैब्स, बट ये कैसे दिया जाएगा? वीकली दिया जाएगा। और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स हो गया 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये भी क्या है? रेड टैब्स, और ये कैसे देंगे? डेली देंगे। ठीक है, डेली आफ्टर द लाइक राइट फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड डिलीवरी के भी 6 मंथ्स तक प्रोवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये है प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अब क्या प्रोग्राम में डीवर्मिंग कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो डीवर्मिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डीवर्मिंग करते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स, ओके, इनमें हम लोग एक हाफ टैब एल्बेंडाजोल दे रहे हैं, हाफ टैबलेट ऑफ व्हाट? एल्बेंडाजोल। ओके, हाफ टैबलेट ऑफ एल्बेंडाजोल कितना है? 200 मिलीग्राम। ओके, 200 मिलीग्राम। और चिल्ड्रन बियॉन्ड 2 ईयर्स, ओके, बियॉन्ड 2 ईयर्स, इनको क्या दे रहे हैं? इनको दे रहे हैं फुल टैब एल्बेंडाजोल। ओके, फुल टैबलेट एल्बेंडाजोल। तो ये कितना है? फुल टैबलेट एल्बेंडाजोल, फुल टैबलेट एल्बेंडाजोल है 400 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेगनेंसी में बिल्कुल किया जा रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में डीवर्मिंग होता है, होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितना से होता है? पूरा टैबलेट से, फुल टैबलेट एल्बेंडाजोल से करते हैं। ठीक है, फुल टैबलेट एल्बेंडाजोल कितना है? 400 मिलीग्राम। ओके, और ये कब दिया जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। सो डीवर्मिंग अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर को कर देते हैं। ठीक है, दूसरा एक सिंपल सा बात है, अनीमिया मुक्त भारत के अंडर मैनेजमेंट कैसे है। सो अगर माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है अंडर अनीमिया मुक्त भारत, तो इसमें आपको 2 चीजें देखना है, जेस्टेशनल एज लेस देन 24 वीक्स है या मोर देन 24 वीक्स है। तो अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 24 वीक्स है, माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है, 2 टैबलेट्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड। बट अगर वो टॉलरेंट है टू IFA, अगर द वुमन इज नॉट टॉलरेंट टू IFA, तब तो मेरे को IV सुक्रोज और IV फेरिक कार्बोक्सीमोल्टोज देना होगा, बट नॉट इंट्रामस्कुलर, IV देना होगा। बट अगर माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया और मोर देन 34 वीक्स है, तब तो आई हैव टू गिव IV आयरन सुक्रोज और IV फेरिक कार्बोक्सीमोल्टोज। ठीक है, तो ये था माइल्ड टू मॉडरेट। देखो लेस देन 34 वीक्स या मोर देन 34 वीक्स। बट अगर सीवियर अनीमिया है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब क्या होता है? सीवियर अनीमिया, हीमोग्लोबिन 5 to 6.9 है, हीमोग्लोबिन लेस देन 5 है। तो अगर वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, IV सुक्रोज और हीमोग्लोबिन 5 to 6.9 है, IV सुक्रोज और IV फेरिक कार्बोक्सीमोल्टोज। बट अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, अगर हीमोग्लोबिन 5 to 6.9 भी है, फटाफट से हॉस्पिटलाइज, IV सुक्रोज एंड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड करता है। बट अगर सीवियर अनीमिया है लेस देन 5, तब तो हॉस्पिटलाइज करना है, IV इन्फ्यूजन एंड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सो बेसिकली एक ही कंडीशन में ओरल आयरन टैबलेट्स दिया जा रहा है, 2, माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया लेस देन 34 वीक्स, और वो गोली को टॉलरेट कर रही है। अगर वो तब नहीं टॉलरेट कर रही है तो फिर भी इंजेक्टेबल देना है। जैसे इसका सवाल देखो, एज पार्ट ऑफ अनीमिया मुक्त भारत, प्रेग्नेंट वुमन विद माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया हुआ लेस देन 34 वीक्स आर मैनेज। सो माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया लेस देन 34 वीक्स, मैंने बोला एक ही जगह जहां ओरल टैबलेट्स देना है, एक की बजाय 2। तो 3 आयरन फॉलिक एसिड गलत हो गया,
2 आयरन टैबलेट्स एंड आयरन सुक्रोज क्यों ऐड करना है? IM फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज तो देना ही नहीं है, IV ही देना है। सो नॉन कंप्लायंस, अगर वो ओरल टैबलेट्स नहीं ले पा रही है तब IV आयरन सुक्रोज, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत, राइट फ्रॉम द लोगो, व्हाट इज 6x6 स्ट्रैटेजी, तीनों 6 क्या बोलते हैं, 6 इंटरवेंशन क्या है, 6 बेनिफिशियरीज क्या है और ये मैनेजमेंट, पढ़ के रिवाइज करके जाना ही जाना है, ठीक है। चलो, ये था हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब एक लास्ट चीज है फूड लोगोस। फूड लोगोस में एक होता है तुम्हारा FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और FSSAI ने हमें क्या दिया हुआ है? FSSAI ने हमें दिया है नेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, ओके, नेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। ये नेशनल फूड स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हुए हैं फ्रॉम कोडेक्स एलिमेंटेरियस। इसने क्या दिया है? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। WHO एंड FAO। WHO का हेडक्वार्टर इज जिनीवा, FAO का हेडक्वार्टर इज रोम, ठीक है। ये हो गया पहला FSSAI कोडेक्स एलिमेंटेरियस। दूसरा, तीसरा एक लिखेंगे BIS के पहले PFA, ओके, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्या है ये? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ओके, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। सो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ने हमें बताया है कि मिनिमम क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मिनिमम क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। अगर हम डिजायर करते हैं क्वालिटी अबव मिनिमम, ठीक है, तब उनको दिया जाता है BIS का मार्क, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, इसमें क्या है? अगर हमें चाहिए एक्सेलेंस अबव मिनिमम, ठीक है, तो BIS का मार्क लेना है। BIS का मार्क से फूड प्रोडक्ट नहीं, ज्वेलरी, अप्लायंसेस सब में होता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिटी के लिए PFA, अबव मिनिमम BIS। चलो, एक और लोगो है एगमार्क। एगमार्क किसके लिए है? सो एगमार्क होता है, दिस इज अ लोगो फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये लोगो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। Food Standards and Safety Authority India comes under Ministry of Health and Family Welfare. Last but not the least, pasteurization of milk. Pasteurization of milk एक टेक्निक है जो सारे पैथोजेंस जो मिल्क में उसको खत्म कर देता है, बट कॉम्पोजिशन, फ्लेवर ये सब में चेंज नहीं लाता, न्यूट्रिटिव वैल्यू। लाइक 90% बैक्टीरिया मार देता है, ठीक है, क्यू फीवर, ब्रूसेलोसिस, इवन द हीट रेजिस्टेंट वंस, ट्यूबरकल बैसिलाई, बट नॉट ऑल सिस्ट, ऑल ओवास या ऑल स्पोर्स, उसको नहीं मार कर सकता है। डज नॉट किल थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया। इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। नंबर 1, टेक्निक्स ऑफ पास्चराइजेशन क्या है? तो देखो, टेक्निक्स ऑफ पास्चराइजेशन है एक होल्डर मेथड। पहले मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर में ले जाओ 63-66 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, फिर फटाफट ठंडा कर दो 25 डिग्री। एक है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, और हाई टेम्परेचर में ले जाओ 72 डिग्री, कितने सेकेंड्स के लिए? ओनली 15 सेकेंड्स। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सो 15 सेकेंड्स, एंड देन रैपिडली उसको ठंडा कर दो टू 4 डिग्री। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, 72 डिग्री 15 सेकेंड्स, इसको फ्लैश मेथड भी बोलते हैं। एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जो रैपिडली हीट करता है मिल्क को इन 2 स्टेजेस, ओके, रैपिडली हीट, रैपिडली कूल, बट विच इज प्रेफर्ड? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, फ्लैश मेथड। Following tests are used to check the efficiency of pasteurization of milk except phosphatase test, standard plate count, coliform, methylene blue. Please remember methylene blue. Pasteurized milk पे कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? Phosphatase, standard plate count, coliform. Before pasteurization होता है methylene blue reduction test, देखने के लिए कि मिल्क कितना contaminated है। Okay, so test performed on pasteurized milk is phosphatase test. याद रखना ये सबसे widely used test है। क्यों? क्योंकि जब मिल्क को pasteurize करते हैं ना, तो उसमें एक एंजाइम है फॉस्फेटेज जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर पैस्चराइज होने के बाद वो फॉस्फेटेज एंजाइम मिल्क में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैस्चराइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो एफिशिएंसी ऑफ पैस्चराइजेशन के लिए कौन सा टेस्ट है? फॉस्फेटेज टेस्ट। फिर एक है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, इसमें हमें पर ml ऑफ पैस्चराइज्ड मिल्क बैक्टीरियल काउंट देखना है, कोलीफॉर्म काउंट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म इन मिल्क इंडिकेट्स इम्प्रॉपर पैस्चराइजेशन, जैसे प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म इन वाटर, मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ फीकल कंटामिनेशन, वैसे मिल्क में भी है तो वो गलत चीज है। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज डन टू कंफर्म हेवी कंटामिनेशन ऑफ एनिमल मिल्क बिफोर पैस्चराइजेशन, कितना कंटामिनेटेड है वो जानने के लिए मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट है।
मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सी एंड आयरन। देखो 6 मंथ्स के बाद जब वीनिंग स्टार्ट होता है ना, अगर बच्चे प्रिडोमिनेटली ऑन मिल्क फेड डाइट होते हैं तो उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की, क्योंकि मिल्क विटामिन सी और आयरन नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिल्क रेटिनॉल एंड विटामिन डी देता है बट नॉट विटामिन सी एंड आयरन। ओके, सो दिस वाज न्यूट्रिशन, जहां हमने न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स देख लिया, फूड अडल्ट्रेशन, फूड लोगोस एंड एलिमेंट्स देखा, ट्रेस एलिमेंट्स। कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनके जरूर आएगा गाइस, ये सारे हाई एंड पॉइंट्स हैं, इनको जरूर रिवाइज करना। थैंक यू सो मच।